क्या है प्रश्न कि अभी 19वें एशियाई खेलों में भारत का 100वां स्वर्ण पदक ये किसने जीता? तो आंसर होगा कबड्डी टीम ने। तो एशियन गेम्स की हम बात कर रहे हैं। एशियन गेम्स ये 2022 वाले हैं जो 2023 में हो रहे हैं। तो अगर प्रश्न की बात करें तो रितु नेगी के नेतृत्व में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने भारत के लिए 100वां पदक जीता है। प्रश्न यही था कि 19वें एशियाई खेलों में भारत का 100वां पदक किसने जीता? तो 100वां मेडल ये भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जीता है, जिसके कप्तान है रितु नेगी। और यहाँ पे अगर बात करें कि भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता, तो गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना, दिमाग को खुला रखना। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है, लेकिन प्रश्न क्या है कि एशियन गेम्स में 100वां पदक, 100वां मेडल, यूं नहीं कह रहा गोल्ड मेडल, यूं नहीं कह रहा सिल्वर मेडल या ब्रोंज मेडल, वो कह रहा है 100वां मेडल, चाहे कोई सा भी हो, वो किसने जीता? तो कबड्डी टीम ने, भारतीय महिला कबड्डी टीम ने। अंतर समझ में आ गया? और यहाँ पे भारतीय महिला कबड्डी टीम ने किसे हराया? चीनी ताइपे। चीनी ताइपे को हरा करके हमने गोल्ड जीता। और ये क्वेश्चन इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशियन गेम्स के इतिहास में ये पहली बार है जब भारत ने 100 मेडल जीते हैं। और अब आप यूं भी कह सकते हो कि एशियन गेम्स में 100 या उससे ज्यादा मेडल जीतने वाला भारत ये कौन से नंबर का देश बन गया? चौथा देश। चाइना, जापान और साउथ कोरिया के बाद ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। इससे पहले भारत का जो सर्वश्रेष्ठ स्कोर था वो 2018 के एशियन गेम्स जो कि इंडोनेशिया में हुए थे वहां था। 70 मेडल वहां जीते थे हमने। और वैसे आपको बता दूं इसमें हमारी जो पुरुष कबड्डी टीम है ना, उसने भी गोल्ड जीता है। उसने ईरान को हराया है। और महिला टीम ने भी गोल्ड जीता है, उसने चीनी ताइपे को हराया है। चलो फिर बताओ, 19वें एशियाई गेम्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा स्वर्ण पदक। बाकी एशियन गेम्स के बारे में आपको बता ही चुका हूं। तो अभी आपको याद रखना है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। और किसे हराया? इसमें हमने जापान को हराया है। अच्छा, वैसे हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह हैं, जो इसके उद्घाटन समारोह में हमारे ध्वजवाहक भी हैं लवलीना बोरगोहेन के साथ। और वैसे आपको बता दूं एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का ये चौथा गोल्ड है। इससे पहले हम 1966, 1998 और 2014 में भी गोल्ड जीत चुके हैं। अच्छा, एक प्रश्न आपको और याद रखना होगा कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? ये अभी इसी साल नए बने हैं। उनका नाम है क्रेग फुलटन। ये साउथ अफ्रीका से हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि 19वें एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक? तो अभी भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने इसमें गोल्ड जीता है। और अगर पूछें कि इन्होंने हराया किसे, तो अफगानिस्तान की टीम को हराया। और इसमें हमारे कप्तान कौन थे? ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान थे। एक्चुअली में लगातार बारिश के कारण जो अफगानिस्तान है वो पूरे ओवर नहीं खेल पाई थी। तो नियम के अनुसार जो हाई रैंकिंग वाली टीम होती है उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो भारत यहाँ पे विजेता बना था। अच्छा, ये तो पुरुष टीम की बात हो गई। इससे पहले हमने पढ़ा था, शायद एशियन गेम्स में हमारा वो तीसरा गोल्ड मेडल था जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम लेकर के आई थी। और अगर पूछे कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हरा करके गोल्ड जीता था, उपविजेता भी याद रखो, उन्होंने श्रीलंका को हराया था। और पुरुष टीम ने अफगानिस्तान की टीम को हराया है। चलिए फिर बताइए कि नवंबर 2023 में सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ये कहाँ पे होगा? तो आंसर होगा अयोध्या में। तो हम बात कर रहे हैं सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप 2023 की। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में होगा, 25 से लेके 30 नवंबर तक। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी आपको याद होगा इस साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन भी हुआ था। ये इसका तीसरा संस्करण था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसका आपको याद हो तो मैस्कॉट यानी कि शुभंकर जीतू था, जो रिप्रेजेंट करता है बारासिंगा को, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है। और इसमें प्रथम स्थान पे पंजाब यूनिवर्सिटी था। और अभी पहली बार मोटो जीपी रेस का आयोजन भी हुआ उत्तर प्रदेश में, ग्रेटर नोएडा में, जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है वहां पे। और आप मुझे बताओ इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन बना था? ये करंट अफेयर्स का प्रश्न बनेगा आपका। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन का आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो आंसर होगा डेविड वार्नर ने। तो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 होस्ट कर रहा है भारत। और यहीं पे अभी ऑस्ट्रेलिया के जो डेविड वार्नर हैं, इन्होंने भारत के खिलाफ खेलते हुए एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अभी उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। और कितनी पारियों में? भाई सबसे तेज है तो कितनी पारियों में बनाया? 19 पारियों में। और इस तरह से उन्होंने सचिन तेंदुलकर और साउथ अफ्रीका के एबी विलियर्स को पीछे कर दिया है। वे दोनों अब दूसरे स्थान पे आ गए क्योंकि उन्होंने 1000 रन बनाने में 20 पारियां खेली थी।
चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में टेनिस चाइना ओपन का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा ईगा स्विटेक ने। अच्छा, ईगा स्विटेक से भी आपको कुछ याद आ रहा होगा, अभी इन्फोसिस ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। एक्चुअली में दो टेनिस प्लेयर को बनाया था, दूसरे का नाम आप बताओ। एक तो ईगा स्विटेक है और ये कहाँ की है? ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर है और अभी इन्होंने ही टेनिस चाइना ओपन का खिताब जीत लिया वुमेन्स कैटेगरी में। इन्होंने फाइनल में हराया रशिया की प्लेयर हैं ल्यूडमिला। वहीं अगर मेंस कैटेगरी में बात करें तो विजेता रहे इटली के टेनिस प्लेयर जिनका नाम है जेनिक पापी और इन्होंने हराया है रशिया के डैनियल मेदवेदेव को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हाल ही में किसे 2023 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा क्लाउडिया गोल्डन को। तो क्लाउडिया गोल्डन का नाम याद रखना है, यह अमेरिकी है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और अभी उन्हें महिलाओं के श्रम बाजार यानी कि लेबर मार्केट के परिणामों के समझ को बढ़ाने के लिए 2023 के अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है और इस तरह से वे ये पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला बन गई हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसे 2022 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान देने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा उत्तम सिंह को। अच्छा, पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा कि ये सम्मान देता कौन है? मध्य प्रदेश सरकार। तो अभी मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने घोषणा की है कि 2022 के लिए अभी राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा किसे? संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान है 2022 के लिए, ये दिया जाएगा अभिनेता धर्मेंद्र को। और लता मंगेशकर जी से एक प्रश्न आपको जरूर याद आना चाहिए कि 2022 में जो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ये किसे दिया गया था? नरेंद्र मोदी को। और अभी 2023 में दूसरी बार किसे दिया गया? आशा भोसले जी को दिया गया। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने किसे मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया? तो आंसर होगा सामिया सुलूहू हसन। आप जानते हो ये कौन है? ये तंजानिया देश की प्रेसिडेंट है, नाम है सामिया सुलूहू हसन और इन्हीं को अभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। क्यों किया? तो भारत तंजानिया के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इनको ये सम्मान मिला है और आप यूं भी कह सकते हो कि किसी विदेशी देश में मिलने वाला उनके लिए ये पहला पुरस्कार है। मतलब उनके लिए तो हम विदेशी हो गए ना। हमने कई बार इस तरह के प्रश्न पढ़े हैं कि हमारे कभी किसी नेता को, किसी अभिनेता को किसी यूनिवर्सिटी ने वो सम्मान दिया, ये सम्मान दिया, लेकिन इस बार हम पढ़ रहे हैं कि हमारी ही यूनिवर्सिटी ने किसी और देश के प्रेसिडेंट को ये सम्मान दिया है। तो ये आप ध्यान रखना। और किस देश के प्रेसिडेंट है, देखो यहाँ पे तंजानिया के स्टैटिक भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहले मैं आपको तंजानिया भी दिखा दूं मैप में और उसके स्टैटिक भी बता दूं। ये रहा मैप में तंजानिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है ये, जिसकी कैपिटल होती है डोडोमा, करेंसी है तंजानियन शिलिंग और प्रेसिडेंट यही है सामिया सुलूहू हसन। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 अक्टूबर को। तो भारतीय वायुसेना दिवस ये हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस साल भारत अपना ये 91 नंबर का इंडियन एयरफोर्स डे मना रहा है। थीम भी है एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। और कहाँ पे मना रहा है? तो आंसर होगा प्रयागराज में। वैसे इंडियन एयरफोर्स की बात करें, स्थापना इसकी होती है 8 अक्टूबर 1932 को और भारतीय वायुसेना का संस्थापक किसे कहा जाता है? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी को। वे आज़ादी के बाद इंडियन एयरफोर्स के पहले वायुसेना प्रमुख भी बने थे। फिर बताओ, अभी हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 अक्टूबर को। तो हर साल 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे, विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? कॉटन और उससे बने हुए जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के लिए और कपास की तकनीक को समझने के लिए ये दिन मनाया जाता है। कपास ये दुनिया भर के कई देशों में उगाई जाने वाली एक मूल्यवान फसल है और इसकी थीम है इस बार की मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल फ्रॉम फार्म टू फैशन। कपास ये एक खरीफ की फसल है और बात करें सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन कहाँ पे होता है? तो भारत देश में होता है, फिर चाइना में और फिर अमेरिका में। और भारत के अंदर बात करोगे तो सबसे ज़्यादा गुजरात में, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश और फिर राजस्थान का नंबर आता है। तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं हम आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व डाक दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 अक्टूबर को। तो हर साल वर्ल्ड पोस्टल डे के रूप में मनाया जाता है और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को डाक सेवा के महत्व को लेकर जागरूक करना। और इस बार की थीम क्या है? टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो
विश्व डाक दिवस है ये हम 9 अक्टूबर को ही क्यों मना रहे हैं? तो एक्चुअली में इसका आंसर होगा कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है उसकी स्थापना होती है 9 अक्टूबर 1874 में, इसीलिए। और इसका हेडक्वार्टर जरूर याद रखना, बर्न स्विट्जरलैंड में है। फिर बताओ, हाल ही में विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 अक्टूबर को। तो हर साल 8 अक्टूबर को वर्ल्ड हाइड्रोजन और फ्यूल सेल दिवस मनाया जाता है। फिर बताइए, आयुर्वेद दिवस 2023 की थीम क्या है? तो आंसर होगा एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, यानी कि आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। तो अभी हमारे जो आयुष मंत्री हैं कौन? सर्बानंदा सोनोवाल। उन्होंने कहा कि इस बार जो 8वां आयुर्वेद दिवस है यह हम 10 नवंबर को मनाएंगे। वैसे आप जानते हो धनतेरस वाले दिन हम मनाते हैं आयुर्वेद दिवस के रूप में, तो इस बार ये 10 नवंबर को होगा। और इस बार की थीम डिसाइड कर दी गई है, तो बेसिकली थीम के लिए ये प्रश्न है। तो थीम क्या होगी? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 अक्टूबर को। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ये हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या है? मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। और एक वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, वो हम 7 अप्रैल को मनाते हैं। अच्छा, एक प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो हेल्थ की बात करता है, गुड हेल्थ की बात करता है? कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? भाई आपको बताया ना 17 है टोटल, 2030 तक पूरा करना है। लेकिन आपके एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न आ रहे हैं कि आपको एक लाइन दे देगा और पूछेगा कि ये कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। और एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि अगर कोई पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर मैंने ट्रिकी वीडियो बना दिया है। अगर एक बार सिर्फ उस वीडियो को आप देख लेंगे तो सारे आपको गोल्स याद हो जाएंगे आपके एग्जाम तक। 2030 तक याद रखने हैं भाई, ये वैसे तो आपको आपके एग्जाम तक याद रखने हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि 2030 तक तो ये सेम ही रहने वाले हैं, तो इनको याद करके रखो। बहुत आसान कर दिया इनको याद करना, पर वीडियो तो आप ही को देखना पड़ेगा ना। और इसके अलावा नोबेल पुरस्कारों की ट्रिक भी मैंने बना दी है, जिस भी स्टूडेंट ने देखी आप सबको पसंद आई है, थैंक यू वेरी मच, आपको मेरी मेहनत पसंद आई। और जिन्होंने नहीं देखी है देख लीजिएगा। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य का पहला तट मंदिर ये भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है ये तट मंदिर, और ये अभी भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। याद रखना, ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, जो कब यूनेस्को में शामिल हुआ था या वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बना था? 1984 में। और यहाँ पे हरित ऊर्जा से मेरा क्या मतलब है कि यहाँ पर जो भी लाइट जलेगी, पंखा जलेगा, मतलब जो भी लाइट का इस्तेमाल होगा ना, वो जो लाइट है वो कहाँ से आएगी, हमें कहाँ से मिलेगी? रिन्यूएबल एनर्जी से मिलेगी, अक्षय ऊर्जा, जैसे कि सोलर एनर्जी। तभी तो कहा हरित एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। तो ये भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। चलो फिर बताओ, अभी उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर, सोलर सिटी, ये कौन सा बनेगा? तो आंसर होगा अयोध्या। और अयोध्या में आप जानते हो यहाँ पे राम मंदिर भी बन रहा है। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या को अपना पहला सोलर सिटी बनाने पर काम शुरू कर दिया है। और यहाँ पे कहा इन्होंने कि राम मंदिर बनने के पहले पहले हम इसे सोलर सिटी बना देंगे। सोलर सिटी हम कई बार पढ़ते हैं, क्या मतलब हो गया इसका? सिंपल सा एक लाइन में मतलब हो गया कि वहां पे जो लाइट होगी, जो बिजली होगी, वो कहाँ से आएगी? वो सोलर से आएगी। मतलब सूर्य की एनर्जी होगी, और वो सूर्य की एनर्जी को हमारे जो सोलर पैनल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मतलब वहां पे जो बिजली का हम यूज करेंगे, चाहे स्ट्रीट लाइट्स में, चाहे किसी में भी हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे, तो जो वो इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर से आएगी, सोलर प्लांट से, तभी उसे कहेंगे सोलर सिटी। चलो फिर बताओ, अभी अक्टूबर 2023 में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा प्राग। और प्राग ये किसकी कैपिटल है? चेक रिपब्लिक की। तो याद रखना, अभी विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन ये किया गया, और इस बार इसका कौन सा संस्करण था? 27वां संस्करण था, जो कि कहाँ पे हुआ? चेक रिपब्लिक की कैपिटल प्राग में। और इस बार इसकी थीम क्या रही? फिर से सड़क पर एक साथ। और इसमें भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? तो हमारे जो सड़क व राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी ने। चलो फिर बताओ, हाल ही में अनुसंधान से प्रभाव तक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर होगा हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का भी उद्घाटन किया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इसकी थीम है अनुसंधान से प्रभाव तक, यानी कि फ्रॉम रिसर्च टू इम्पैक्ट।
इसमें जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा व पोषण से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। फिर बताइए, अक्टूबर 2023 में 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा कोच्चि में। कोच्चि कहाँ है? केरल में। तो कृषि विज्ञान कांग्रेस यानी कि एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस, इस बार ये इसका 16वां संस्करण है। 10 से लेकर 13 अक्टूबर तक ये हुआ। कहाँ पे? केरल के कोच्चि में। और पहली बार इसका आयोजन केरल में किया गया और इसका उद्घाटन किया हमारे मत्स्य पालन व पशुपालन जो मंत्री हैं, पुरुषोत्तम रुपाला ने। और यहाँ पे कृषि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। चलो फिर बताओ, जीएसटी परिषद ने बाजरे के आटे से बने खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दरों को 18% से घटाकर कितना कर दिया? इस तरह के प्रश्न भी आ चुके हैं एग्जाम में। तो आंसर होगा 5%। तो एक्चुअली में अभी जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक हुई थी अभी नई दिल्ली में। वहीं पे ये फैसला लिया गया कि बाजरे के आटे से बने जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उन पर जीएसटी दर को 18% ये अभी तक लगा करता था, लेकिन अभी उसे घटा करके 5% कर दिया गया है, ताकि पौष्टिक खाद्य पदार्थ ये जनता के लिए अधिक सुलभ हो सके, आसानी से वो उसको एक्सेस कर पाए। और अभी आपको याद है कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो या फिर हॉर्स राइडिंग या ऑनलाइन सट्टेबाजी, इन सब पे जीएसटी को बढ़ा के मैक्सिमम कर दिया 28%। चलो फिर बताओ, राजस्थान में 3 नए जिले और बनेंगे। तो बताओ अब राजस्थान में कुल कितने जिलों की संख्या हो गई है? तो आंसर होगा 53। आपको याद होगा 2023 में ही राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने 19 नए जिले बनाने की घोषणा की थी। फिर हमने देखा था टोटल जिले कितने हो गए वहां पे, 50 हो गए। और अभी अक्टूबर 2023 में ही अशोक गहलोत जी ने 3 और नए जिले बनाने की घोषणा कर दी है। तो अब टोटल कितने हो गए? 53 हो गए। वो नए 3 कौन कौन से हैं? एक मालापुर है, ये टोंक जिले से अलग होकर के बनाया जाएगा। एक सुजानगढ़ है, ये चूरू जिले से अलग होकर के बनेगा। और कुचामन सिटी ये नागौर से अलग होकर के बनेगा। चलिए फिर बताइए, हाल ही में लॉन्च जेल उद्योग के ब्रांड जिसका नाम है मुक्ति, इसका संबंध किससे है? बिहार से। अब ये क्या है भाई? तो बिहार के जेलों में जो कैदी हैं उन्होंने जो उत्पाद बनाए हैं उन्हें मुक्ति ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा, ये इसका मतलब हो गया। और अभी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, अभी उन्होंने पटना के सरदार पटेल भवन स्थित संग्रहालय में इस जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति को लॉन्च किया है। और यहीं पे जेल के कैदियों के द्वारा बनाई गई जो भी सामग्री है, जो भी उत्पाद हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो आंसर होगा 35%। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? शिवराज सिंह चौहान। अभी उन्होंने ही कहा है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं को अब सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जाएगा। पर याद रखना, वन विभाग में ये लागू नहीं होगा, ये पॉइंट जरूर याद रखना। और आपको बता दूं कि स्थानीय निकाय, जो पंचायतें हो गई, जो नगर पालिकाएं होगी, उसमें महिलाओं के लिए 50% सीटें रिजर्व करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? मध्य प्रदेश बना था। और आप जानते ही हो, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए जो बिल आया था वो पास हो चुका है, राष्ट्रपति जी ने उस पर साइन कर दिए हैं। तो इस प्रकार अगर आपसे पूछे वो कौन सा अधिनियम है, तो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है। और कौन सा बिल था? 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। और इसको बोलते क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये जरूर याद रखना। कितने सालों के लिए लागू? 15 सालों के लिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए कितना आरक्षण है? 10% है। और ये कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था? 103वां 2019 में। और अगर पूछे कि एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण खत्म हो चुका है, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से किया गया? यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है, ये पूछ रहा हूं। तो 104वां है। अच्छा, यहां से वैसे एक बहुत खूबसूरत प्रश्न बन सकता है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 से पहले किस अनुच्छेद के तहत एंग्लो इंडियन समुदायों के सदस्यों को राष्ट्रपति जी के द्वारा लोकसभा के लिए नामित किया जा सकता था? तो आंसर होगा 331, 331। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जानकारी मैंने आपको दी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में नोकिया ने कहां पर 6G लैब यानी कि प्रयोगशाला की स्थापना की है? तो आंसर होगा बंगलुरु में। तो अभी टेलीकॉम कंपनी नोकिया ने बंगलुरु में 6G लैब बनाई है। कंपनी ने कहा है कि यह अपनी तरह की पहली लैब है और इस लैब का उद्घाटन किया हमारे रेलवे और टेलीकॉम जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव ने। तो इस लैब में क्या होगा?
तो नेटवर्क को सेंसर के तरह बनाने के लिए इसमें रिसर्च की जाएगी। मतलब आप कह सकते हो एक लाइन में, नेटवर्क एज अ सेंसर, ये बनाने के लिए इसमें वर्क होगा। और इस टेक्नोलॉजी के जरिए नेटवर्क जो है ये बिना किसी ऑनबोर्ड सेंसर के वस्तुओं, लोगों और मूवमेंट यानी कि गति को सेंस कर पाएगा। तो इस टेक्नोलॉजी के जरिए डिजिटल और फिजिकल दुनिया को एक साथ लाया जा सकेगा, ऐसा कंपनी का कहना है। नोकिया ये किस देश की कंपनी है? ये फिनलैंड की कंपनी है। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए सीएमडी कौन बने? तो आंसर होगा रामास्वामी नारायणन। तो अभी रामास्वामी नारायणन को जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नया सीएमडी बनाया गया है। वे किनका स्थान लेंगे? देवेश श्रीवास्तव का। आप जानते हो अभी नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख बने थे, तरुण सोबती नाम है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रमुख, इंपॉर्टेंट नाम है, रघु श्रीनिवासन। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के नए अध्यक्ष बने KN शांता कुमार। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा असम सरकार ने। तो अभी असम सरकार ने इस योजना को शुरू किया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना। तो इस योजना का लाभ किसे मिलेगा? तो जो राज्य के सरकारी कर्मचारी या जो पेंशन भोगी हैं उनको इसका लाभ दिया जाएगा। इसमें उन्हें कैशलेस स्वास्थ्य सेवा मिलेगी ताकि उन्हें इलाज के दौरान आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। चलिए फिर बताइए, ओकला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 47। तो स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, और ये क्या बताता है? ये इंडेक्स बताता है कि किस देश में इंटरनेट की स्पीड कितनी है, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। तो इसको जारी कौन करता है ये भी याद रखना, ओकला। और इसमें यूनाइटेड अरब अमीरात ये टॉप पर है, मतलब यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड सबसे ज़्यादा बताई गई है इसके अनुसार। और भारत इसमें कौन से स्थान पर है? 47 नंबर पे है भारत और रैंक। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन के प्रयोग की सिफारिश की है, या यूं कहूं कि उसको मंजूरी दे दी है। आपसे पूछ रहे हैं उस वैक्सीन का निर्माण किसने किया? तो आंसर होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने मिलकर के इसका निर्माण किया है। तो याद रखना, अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वैक्सीन का नाम है R21 मैट्रिक्स M, जो कि एक मलेरिया की वैक्सीन है और अभी इसको मंजूरी दे दी है WHO ने। और याद रखना, ये मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है जिसे WHO ने मंजूरी दी है। इसे बनाया किसने है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने मिलकर के बनाया है। इस वैक्सीन का नाम R21 मैट्रिक्स M है। और मैंने आपको कहा कि ये दूसरी मलेरिया की वैक्सीन है जिसको WHO ने मंजूरी दी है। तो पहली वाली कौन सी थी? पहली वाली थी मॉस्क्यूरिक्स। मैंने कई बार आपको बताया इसके बारे में। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 7 अप्रैल को, इसीलिए आप 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हो। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम। और मलेरिया की अगर बात करते हैं तो मलेरिया ये किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और एक्चुअली में वो तो वेक्टर का, वाहक का काम करती है। उसके अंदर में जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है वही मेन कारण है मलेरिया का। और इसके लिए इलाज के लिए कहूँ तो हम कौन सी दवा इस्तेमाल करते हैं? कुनेन की दवा, जो कि सिनकोना वृक्ष की छाल से बनती है, बहुत कड़वी होती है। और इसमें प्रभावित क्या होता है? RBC सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित होते हैं, उसकी कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स। और वैसे वर्ल्ड मलेरिया डे ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है और इसको ख़त्म करने का लक्ष्य भी याद रखना 2030 का है। बाकी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से आपको ज़रूर याद आएगा, जब कोविड-19 आया था तो इसने एक वैक्सीन बनाई थी। उस वैक्सीन का नाम क्या है बता सकते हो? तो आंसर होगा कोविशील्ड है। और एक कोवैक्सीन भी थी। कोवैक्सीन किसने बनाई थी? भारत बायोटेक ने बनाई थी, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। और आपको याद होगा अभी वर्ल्ड वैक्सीन एक्सीलेंस अवार्ड ये इसी को मिला था, भारत बायोटेक को ही। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल में किसने प्रोजेक्ट शुरू किया? तो आंसर होगा भारतीय सेना ने। तो अभी भारतीय सेना ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के सहयोग से या उसके साथ मिलकर के ये प्रोजेक्ट उद्भव को शुरू किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस प्रोजेक्ट उद्भव का उद्देश्य आपको पता है, हमारे भारत में प्राचीन समय में बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई है। तो जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें उन युद्धों के बारे में लिखा गया है। मतलब उनमें इस तरह का बहुत सारा ज्ञान है, जैसे कि युद्ध कला के बारे में आप सीख सकते हो, कूटनीति, भव्य रणनीति, ये सब कुछ वहाँ से आप सीख सकते हो। तो यही इसका मकसद है कि वहाँ से इन सब का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभी भारतीय सेना ने ये प्रोजेक्ट उद्भव को शुरू किया है।
या एक लाइन में अगर मैं आपसे कहूँ तो प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र में एकीकृत करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, जिससे भारतीय सेना सदियों पुराने सिद्धांतों से सीख ले सके। चलो फिर बताओ, हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किसने किया, किसने डेवलप्ड किया इसको? तो आंसर होगा आईआईएससी बेंगलुरु। तो अभी आईआईएससी बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार का मिमेटिक एंजाइम डेवलप किया है, जो क्या करेगा, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, उसकी प्रेजेंस में जो औद्योगिक अपशिष्ट जल होता है, यानी कि जो इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट वाटर निकलता है वहां से, उसमें ये जहरीले रसायनों को प्रभावी ढंग से नष्ट कर सकता है। अच्छा, ये याद रखना, जो इंडस्ट्री से जो निकलने वाला वेस्ट वाटर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। ये स्पेलिंग मैंने आपके सामने रख दिया, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो एफ्लुएंट हो गया है, और फोटो में आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ये इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, तो सनलाइट की प्रेजेंस में, सूरज की रोशनी की प्रेजेंस में ये मिमेटिक एंजाइम हम इसमें डाल देंगे तो ये इसको क्लीन वाटर में तब्दील कर देगा। अच्छा, एंजाइम से एक प्रश्न कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि पीईटी प्लास्टिक को तोड़ने के लिए अभी कौन सा एंजाइम खोजा गया था? तो आंसर होगा पीईटी 46, मतलब उसका नाम रखा था हमने पीईटी 46। और आपको याद है, झीलों में खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट कहाँ पे लॉन्च किया था इसको? बेंगलुरु में। वैसे एंजाइम से 2-3 प्रश्न आपके साइंस के भी बन सकते हैं। पेट में कौन सा एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है? पेप्सिन होता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दूध के पाचन के लिए पेट में उनके कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? तो रेनिन नाम का एंजाइम। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अक्टूबर 2023 में अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गोवा में। तो ये एक मानवीय सहायक और आपदा राहत अभ्यास है, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। इसका नाम चक्रवात है और 2023 में इसका आयोजन ये हुआ गोवा में 9 से लेकर 11 अक्टूबर 2023 तक। आयोजन किसने किया? इंडियन नेवी ने, भारतीय नौसेना ने। एक्चुअली में 2016 से इसका आयोजन किया जा रहा है और इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स बारी बारी से इसका आयोजन करते हैं। तो इस बार याद रखना, भारतीय नौसेना इसका आयोजन कर रही है। मैंने बता दिया कहाँ पे, गोवा में। और चक्रवात को इंग्लिश में क्या बोल देंगे हम? साइक्लोन। तो साइक्लोन से आपको याद आएगा कि साइक्लोन 1 नाम का एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो पहली बार हमने किया है। बता सकते हो किस देश के साथ में? इस साल के स्टार्टिंग में किया था, मिस्र यानी कि इजिप्ट के साथ में। कहाँ पे? राजस्थान में। ये जरूर याद रखना। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस इसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा विवेक अग्निहोत्री। तो आपने जो मूवी देखी होगी द कश्मीर फाइल्स, उस मूवी को डायरेक्ट किया था, उसके डायरेक्टर यही थे, विवेक अग्निहोत्री। और इन्होंने अभी अपनी पहली बुक लॉन्च की है जिसका नाम है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। अभी इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया। कहाँ पे? लखनऊ में। एक्चुअली में अभी इनकी एक और मूवी आने वाली है जिसका नाम है द वैक्सीन वॉर, और इस मूवी की जो कहानी है वो एक बुक से ली जा रही है। उस बुक का नाम है गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी, और इस बुक को लिखा है डॉक्टर बलराम भार्गव ने। बाकी सोहिली चट्टोपाध्याय अभी द डे आई बिकेम अ रनर नाम से बुक लिखी थी। सोनल गोयल नेशनल कॉलिंग नाम से बुक लिखी, और शुभ्रा गुप्ता इरफान अ लाइफ इन मूवीज नाम से बुक लिखी थी। ध्यान रखना। ये बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य के खामती चावल और तांगसा कपड़े को अभी जीआई टैग दिया गया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अभी अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल और तांगसा कपड़े को जीआई टैग दिया गया है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी को, जो कि याक, जो अरुणाचली याक होता है उसके दूध से बना एक तरह का पनीर है, उसको जीआई टैग दिया गया था। और चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की? तो आंसर होगा तेलंगाना। एक्चुअली में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तेलंगाना यात्रा पर थे और उसी दौरान उन्होंने जनजातीय विश्वविद्यालय ट्राइबल यूनिवर्सिटी को खोलने की घोषणा की, और इसका नाम समक्का सरक्का के नाम पर रखा जाएगा। और ये कौन है? ये स्थानीय आदिवासी समुदाय के बीच पूजनीय माँ बेटी की जोड़ी है। तो इस यूनिवर्सिटी को तेलंगाना के मुलुगु जिले में करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। फिर बताओ, हाल ही में किस राज्य में नीर महल जल महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा त्रिपुरा में। तो अभी हाल ही में त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले में 3 दिवसीय नीर महल जल महोत्सव का आयोजन किया गया।
और इसमें 3 दिनों तक कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिनमें सबसे प्रमुख नौका दौड़ है जो कि रुद्र सागर झील में आयोजित हुई। वैसे आपको बता दूं, त्रिपुरा में ये नीर महल को वाटर पैलेस के नाम से जाना जाता है और ये त्रिपुरा साम्राज्य का एक शाही महल है जिसे 1930 में महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर ने बनवाया था और ये भारत का सबसे बड़ा वाटर पैलेस भी है।